सो हे गाइस, आई एम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। ठीक है, नहीं एक बार वो करते हैं। ठीक है, सो हे गाइस एंड वेलकम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फिलहाल से दोबारा से नई सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, इस बार चल रहा है भाई बीकॉम प्रोग्राम, चाहे आपका बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो। ठीक है, आप चाहे सेमेस्टर 3 में हो चाहे सेमेस्टर 5 में हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस चीज़ की कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करवाओ, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करवाओ, तो भाई ले आई सीरीज। ठीक है भाई, हाँ जी, तो शुरू करते हैं भाई। बधाई हो आप लोगों को कि बीकॉम प्रोग्राम भाई बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए, बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए, दोनों के लिए ये। ठीक है, सेमेस्टर 3 हो चाहे आपका, चाहे सेमेस्टर 5 हो। ठीक है, शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसका चैप्टर 1 कौन सा करने जा रहे हैं आज, चैप्टर पहला। ठीक है, जिसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम। ठीक है, एचआरएम के कंसेप्ट्स के बाद आप कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि एचआरएम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्यों जरूरत होती है उसकी, क्या बोलते हैं, हमको क्यों लाना चाहिए एचआरएम, एचआरएम के फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ये सब चीजें सीखेंगे। ठीक है भाई, मतलब बेसिकली एचआरएम के बारे में सीखेंगे, एचआरएम होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता क्या है। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले भाई बता दूं, अभी तक फिलहाल नोट्स अभी बन ही रहे हैं। ठीक है, अगली देखो जब आप बाद में वीडियो देख रहे होगे शायद बन चुके हों, लेकिन अभी तक बन ही रहे हैं भाई, अगर आप देख रहे हो आजकल में वीडियो। ठीक है, अभी चल रहा है कौन सा, नवंबर 2022, तो अगर आप तब देख रहे हो तो फिर बन ही रहे हैं। ठीक है, बाद तक तो बन चुके होंगे आराम से। ठीक है भाई, तो अभी तक बनी रहे नोट्स। अगर आपको नोट्स परचेज करने होंगे तो फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करना भाई, कॉल वॉल मत करना, क्योंकि नोट्स अभी बनी रहे हैं। जब बन जाएंगे मैं आपको बता दूंगा कि बन चुके हैं नोट्स, आप तैयार, ठीक है, परचेज कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट जो भी होगा आप पे करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। तो फिलहाल ठीक है भाई, हाँ जी, सारे सारे नोट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे नेचर ऑफ एचआरएम मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बुक्स के अंदर दे रखे हैं 9 टॉपिक और 9 पॉइंट में से मैंने ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लिख दिए 6 के 6 पॉइंट। ठीक है, क्यों एग्जाम्स के अंदर आप 9 के 9 पॉइंट तो लिख के आने वाले नहीं हो। एग्जाम में खाली वो पूछता है ऑब्जेक्टिव बता दो, नेचर बता दो, या फिर वो पूछता है एडवांटेज बता दो, तो सारे के सारे पॉइंट्स लिख के आने वाले नहीं हो। लेकिन नोट्स के अंदर क्या होता है, हर एक कंसेप्ट होता है उसके अंदर। अगर आपको लगता है बुक के अंदर कोई पॉइंट एक छूट गया या फिर ये वाला कंसेप्ट मेरे को पता नहीं चल रहा, तो आप नोट्स में से देख सकते हो वो चीज़। ठीक है, वैसे उतना मोटिव रहता नहीं, क्योंकि आप 6 भी करके आओगे एग्जाम में तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो बाकी अगर अधिक जानकारी के लिए नोट्स से संपर्क करें। ठीक है भाई, तो फिलहाल शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, तो अभी 3-4 दिन लगेंगे भाई, 3-4 दिन नहीं अभी लगेगा भाई, अच्छा खासा टाइम, 1 हफ्ता लगेगा लगभग। ठीक है, नोट्स तैयार होने में। तो फिलहाल वापस आते हैं फटाफट से अपनी सीरीज पे, एचआरएम की नई ताजी गरम गरम सीरीज आई है। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर 1, और मैं एग्जाम भाई आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे, टेंशन मत लेना किसी बात की। ठीक है भाई, पे भरोसा रखो, एक दिन में एक वीडियो आपकी रोज आने वाली है, तो इसके हिसाब से आपके एचआरएम तक हो जाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, तो बेसिकली ये बता दूं सीधी बात, तो एचआरएम का भाई ये जो चैप्टर 1 है ना, ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए। बस एक बार ध्यान रख लेना कि आपका ना जो चैप्टर करवा रहा हूँ वो लाइन से करवा रहा हूँ, और आपके जो टॉपिक्स है ना वो सारे के सारे सेम है। बस दिक्कत क्या होती है, बुक वालों ने चैप्टर्स के नाम चेंज कर रखे हैं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए अलग कर दिए, बीकॉम ऑनर्स के अलग कर दिए, मगर अंदर जाके कंसेप्ट चेक करोगे तो अंदर कंसेप्ट पूरा सेम मिलेगा। फिलहाल इसमें तो आपको चैप्टर का नाम भी सेम है, पहले चैप्टर का तो दोनों बुकों में, चाहे प्रोग्राम वाली हो चाहे आपकी ऑनर्स वाली हो, दोनों बुकों में नाम भी सेम है, और क्या बोलते हैं चैप्टर के अंदर का कंटेंट भी सेम है। ठीक है, बस आगे जाके जो चौथा 5वां चैप्टर आएगा ना, वहां से आपके बुकों के नाम चेंज हो, मतलब चैप्टर्स के नाम चेंज हो जाएंगे, अंदर जाके कंसेप्ट देखोगे ना तो दोनों सेम रहेंगे कंसेप्ट, चाहे बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे बीकॉम ऑनर्स हो। तो ब्लेम मत करना भैया आपने ये वाला नाम लिख दिया, हमारी बुक का नाम तो लिखा ही नहीं। ठीक है भाई, हाँ जी, तो आप एक मतलब चैप्टर के हिसाब से समझो, आपका हो जाएगा सारा का सारा टॉपिक। एचआरएम पूरी है भाई, कोई बुकें चेंज नहीं होती हर बार। ठीक है, जैसे अगर आपने अकाउंट सीख ली, कहीं से भी सीखी हो, सेम ही रहती है, बस हल्का फुल्का कंसेप्ट चेंज होता है, बस हल्का सा छोटा सा टॉपिक बस। शुरू करते हैं भाई, फिलहाल से एचआरएम चालू करता हूँ। सबसे पहले बात आती है भाई, एचआरएम करना ही क्या होता है, या फिर एचआरएम क्या होता है। एचआरएम मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट, यानी हमको ह्यूमन को रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना होता है। आसान है। तो यहाँ पे भैया 3 वर्ड निकल के आते हैं। पहला वर्ड निकल के आता है ह्यूमन। अब आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन क्या होता है। क्या रहा है इसमें क्या पता होने वाली बात है, सारी दुनिया में सारे इंसान ह्यूमन ही है ना भाई, बहुत अच्छे से ह्यूमन, सारे के सारे जितने भी इंसान हैं वो ह्यूमन है। ठीक है, इसी वजह से गवर्नमेंट उनका यूज नहीं कर पाती अच्छे तरीके से, और गवर्नमेंट उन्हें चाहती है उनको डेवलप करना। क्या करना, डेवलप, DEVELOP, यानी गवर्नमेंट चाहती है उन ह्यूमंस को डेवलप करना। क्यों, हम जो ह्यूमंस है ना सर, जब हम स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे कि पैदा होते हैं, उस टाइम पे हमें कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि हम रोते रहते हैं, खाने पीने के लिए मरते रहते हैं एक दूसरे के पीछे। ठीक है भाई, हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, या फिर जो हम लोग हैं, या फिर ह्यूमन क्या करना चाहिए, बिजनेस क्या चाहता है, हम क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। पूरी दुनिया क्या चाहती है, हम डेवलप हो जाए। ह्यूमन को अगर डेवलप किया जाता है ना,
तब वो यूटिलाइजेशन के काम आता है, या फिर वो तब एंटरप्राइज के काम आता है, या फिर तब वो देश के काम आता है, या फिर किसी भी चीज के तब वो काम आता है जब क्या होता है, ह्यूमन डेवलप होता है। जब तक ह्यूमन डेवलप नहीं होता तब तक वो किसी काम का नहीं। जैसे 5 साल का बच्चा किसी काम का है अभी फिलहाल नहीं ना, अभी तो वो डिपेंड होता है पेरेंट्स के ऊपर। हाँ जी, लेकिन वहीं पे एक मैच्योर इंसान जो काम कर चुका हो या फिर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हो देश के लिए, विदेशों में फौजियों की तरह लड़ रहा हो, तो फिर इस तरह के लोग क्या होते हैं, ये डेवलप हो चुके होता है, इनका माइंडसेट जो होता है वो पहले से ही डेवलप हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने कर चुकी है इनको डेवलप। तो गवर्नमेंट ही करना चाहती है क्या, हर इंसान को, हर ह्यूमन को क्या बनाना चाहती है, वो डेवलप करना चाहती है। आसान है, यानी कि वो ह्यूमन के अंदर क्या लाना चाहती है, डेवलपमेंट। कोई दिक्कत नहीं, इससे उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, इससे उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता है, या फिर वो बेटर इंसान बन जाता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, ह्यूमन को क्या बनाना चाहती है, वो डेवलपमेंट। सिंपल बात है, बढ़िया। आगे चलते हैं भैया, ये रिसोर्सेज कहाँ से आ गया, फिर ये बीच में रिसोर्सेज कहाँ से आ गया, ठीक है, रिसोर्सेज कहां से आ गया। फिर ह्यूमन को डेवलप करना चाहती है, किस वे में डेवलप, तो भाई हर तरीके से होता है। मान लो कोई 5 साल का बच्चा है और वो धीरे धीरे क्या होता है, खाता पीता बड़ा होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन वो क्या बनाना चाहती है, सुनिए, हमारा देश क्या बनाना चाहता है, हमको हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा देश, हमारा समाज हमको क्या बनाना चाहता है, हम ह्यूमन जो है वो डेवलप तो हुए, हाइट से ही नहीं, खाली ऐसे डेवलप हुए ताकि हम लोगों के लिए रिसोर्सेज का काम करें। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, संसाधन, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीजें जो यूटिलाइज कर जाती है बाकी लोगों के द्वारा। आसान है ना। हाँ जी, वैसे ही ताकि हम इस तरीके से डेवलप हो ताकि हम किसी दूसरे के काम भी आ सके। समझ में आया। एक मान लो कोई, या फिर अनसाउंड माइंड होते हैं कुछ बच्चे, तो 5 साल में वो अनसाउंड माइंड था, जैसे जैसे वो डेवलप होता जा रहा है तो उसकी हाइट वाइट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन भाई उसका दिमाग तो नहीं बढ़ता जा रहा ना। तो इस वजह से उसका माइंड क्या है, बच्चों वाला ही दिमाग रह जाता है। तो वो डेवलप हो रहा है खाली हाइट की वजह से या फिर अपने एज की वजह से, शरीर की वजह से, लेकिन उसका माइंड अभी तक नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह के इंसान को खाली ह्यूमन डेवलप कहते हैं कि ह्यूमन डेवलप हो गया, लेकिन वो कभी भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाया, यानी वो कभी भी संसाधन नहीं बन पाया, उसका यूज नहीं कर सकते, उससे कोई काम नहीं करवा सकते। समझ में आया। हाँ जी, तो गवर्नमेंट या फिर कह लो सोसाइटी या फिर कह लो बिजनेस क्या चाहता है, एक इंसान को क्या बनाना, डेवलप करना, वो भी किस फॉर्म में, रिसोर्सेज की फॉर्म में। तो यहीं से निकल के आया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है समझिए, इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज टू डेवलप देयर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। तो क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क होता है या फिर एक प्रोसेस होती है पूरी पूरी, जिसके अंदर, सॉरी प्रोसेस कह रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या होता है, एक क्या बोलते हैं मेथड होता है या फिर एक तरीका होता है जिससे हम चाहते हैं कि उनके अंदर क्या हो जाए, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हो जाए हर एक इंसान के अंदर, चाहे वो पर्सनल तौर पे हो, एक इंसान पर्सनली भी डेवलप होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे भी क्या होना चाहिए, बिजनेस के लिए, समाज के लिए भी क्या होना चाहिए, वो डेवलप होना चाहिए। यानी एक तो खुद तो ग्रो हो ही हो, एक इंसान खुद तो ग्रो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या चीज ग्रो करे, अपनी माइंडसेट ग्रो करे सोसाइटी के हिसाब से। ठीक है, तो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरीके से उसको ग्रो करना है। और क्या ग्रो करना है, स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। समझ में आया। हाँ जी, उसकी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज ग्रो होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज डेवलप देयर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज। अपनी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज को बढ़ाने को ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। आसान था भाई, बहुत अच्छे। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं भाई। नाम आता है HRM, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मैंने बताया हमारी सोसाइटी या फिर हमारा देश हमको चाहता है ह्यूमन ना रहे हम बन जाए दानव। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम इंसान के इंसान ही रहे, लेकिन हम ह्यूमन से बन जाए ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ऐसे इंसान जिनके अंदर स्किल्स भी हो, एबिलिटी भी हो, और क्या हो उसके पास, हाँ जी, नॉलेज भी हो। आसान है, स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज तीनों हो। समझ में? तो हम चाहते हैं ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्सेज बन जाना। तो भैया वहां पे था ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट चाहता है हमारे अंदर स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी आ जाए। ठीक है, किस तरह से आएगी वो बताता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू इंसानों के अंदर एबिलिटी, नॉलेज और स्किल्स डाली जाती है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आसान है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। क्या होती है भाई ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रूव, क्या बोलते हैं सॉरी, अप्रेजिंग and compensation, some compensating employees
and of attending to their labor relations, health and safety and fairness concern, फेयरनेस कह रहा हूं, हाँ जी, फेयरनेस कंसर्न। फिलहाल तो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है जिससे एक्वायर किया जाता है। क्या एक्वायर किया जाता है? ट्रेनिंग, अप्रेजिंग और कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज। एक सेकेंड भाई, कुछ तो गड़बड़ है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, हाँ जी, अप्रेजिंग एंड थोड़ा सा, हाँ भाई इधर एक कॉमन है, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज। ठीक है भाई, सही है, शुरू करते हैं। तो क्या होता है भाई ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, प्रेजिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जो क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू लोगों को प्रेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, या फिर क्या बोलते हैं उनको एबिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, या फिर उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एक्वायरिंग करी जाती है। ठीक है, किसके अंदर? एम्प्लॉयज के अंदर। किस लिए? टू अटेंडिंग, कहाँ गया, देयर लेबर रिलेशनशिप एंड हेल्थ सेफ्टी, मतलब उनकी हेल्थ पे ध्यान रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनको क्या करना है, उनको डेवलप करना, उनको बढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ाने की जो पूरी प्रोसेस है उसे क्यों क्या बोलते हैं भाई? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर बोली जाए, इसके अंदर होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या होता है? उनको स्किल्स और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है, और वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा? ट्रेनिंग के थ्रू, अप्रेजिंग के थ्रू, मोटिवेटिंग के थ्रू, या फिर उनकी चीज़ों को एक्वायरिंग करके। ठीक है भाई, हाँ जी, ताकि उनके रिलेशनशिप क्या हो सके, हेल्थ क्या हो सके, या फिर स्किल्स क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। आसान है? हाँ जी, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आसान था भाई? हाँ जी, तो मुबारक हो, ये वाला डेफिनेशन जो थी आपकी खत्म हुई। एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। शुरू करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे। पहला डिफरेंस जो आप लिख के आओगे वो तो डेफिनेशन का है, तो ये जो डेफिनेशन बताई वो आप कर दोगे आराम से। दूसरा डिफरेंस आता है भाई मैनेजमेंट फंक्शन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट करना, यानी कि प्रोसेस। एक ह्यूमन रिसोर्स बताया ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? एक पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर लोगों को डेवलप किया जाता है। आसान है ना? हाँ जी, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम होता है भाई मैनेज करना, यानी कि लोगों को मैनेज करेंगे, उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का काम क्या होता है? डेवलपमेंट फंक्शन, उनको डेवलप कर देना पूरा तरीके से। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, ये क्या होता है? ये फाइनल रिजल्ट लाता है एक तरीके से, और ये क्या करते हैं? ये मैनेज करते हैं ताकि वो पूरी प्रोसेस को लगातार निभाए, ताकि वो क्या उसके डेवलप हो सके। ठीक है, एक तरीके प्रोसेस होती है, और ये क्या होता है? फाइनल स्टेज होता है। आगे चलते हैं भाई, इसके अंदर क्या कहता है? ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है लोगों की, इंप्लॉयज की, वो बढ़ाई जाती है। किसकी? ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है हर फील्ड में इंप्लॉय, उनकी परफॉर्मेंस क्या उसकी है? बढ़ाई जाती है। सिंपल बात है, ताकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के थ्रू क्या बन जाए? ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो जाए? डेवलप हो जाए। ठीक है भाई, हाँ जी, और इसके अंदर क्या किया जाता है? स्किल डेवलप, नॉलेज बढ़ाया जाता है, मतलब इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाता है और नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। सिंपल था भाई, हाँ जी। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ानी होती है उन लोगों की, यानी काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी हर फील्ड में क्या होगा? परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाता है और नॉलेज बढ़ाई जाती है। आगे चलते हैं भाई, ओकेशनल प्रोसेस। ये क्या होती है? ओकेशनल प्रोसेस, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम कभी कभी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है भाई? कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने शायद भाई, ये वाला प्रोसेस उल्टा है। ठीक है, बुक में वो भी उल्टा दे रखा है। कंटिन्यूइंग प्रोसेस ये वाली होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये वाला अलग होता है। ठीक है भाई, हाँ जी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? एक ओकेशनल प्रोसेस होती है, कभी कभी करना पड़ता है स्किल बढ़ाना, या फिर कभी कभी जरूरत पड़ती है नॉलेज बढ़ाने की, लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना होता है ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस होती है। ठीक है भाई, हाँ जी, आगे चलते हैं। फिलहाल रिक्रूटमेंट, रिवॉर्ड एक्सेट्रा, यहाँ पे आपको, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो तो लोगों को बढ़ाया जाता है, उनकी स्किल्स को हर तरीके से बढ़ाया जाता है। किस वे में? ताकि उनको मतलब उनको रिक्रूटमेंट करते रहे, लोगों की भर्ती करते रहे और उनको रिवॉर्ड देते रहे, ताकि वो करते रहे काम। आसान है, जिससे उनकी एनहेंस क्या मतलब स्किल्स क्या होंगी? एनहेंस होंगी। आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होने से अगर लोग डेवलप होंगे जितने ज्यादा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? बिजनेस को और ज्यादा फायदा होगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो जाता है? वो हेल्प करता है पूरे बिजनेस को, पूरे एंटायर को डेवलप करने के लिए। आसान है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है कौन? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो सीधी बात, इसका काम होता है मैनेज करना और इसका काम होता है लोगों को डेवलप करना। आसान था भाई, हाँ जी। आगे चालू करते हैं, बात आती है नेचर ऑफ एचआरएम। एचआरएम का नेचर क्या होता है या फिर किस तरीके से काम करता है एचआरएम, समझिए ध्यान से, थोड़ा बहुत आसान है। पहला चीज, पहला नेचर कैसा होता है एचआरएम? एचआरएम जो होता है वो ऑल परवेसिव होता है। ऑल परवेसिव मतलब हर लेवल पे एचआरएम की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है, यानी कि लोगों को डेवलप करने की जरूरत होती है। पहला, चाहे वो आप लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे वो आप अपर लेवल पे काम कर रहे हो, लोगों को डेवलप करने की लगातार जरूरत पड़ती रहती है। अगर लोग डेवलप नहीं हो रहे या फिर जो लोग सीख नहीं रहे किसी काम से, तो वो गलतियां बार बार
करेंगे और वो गलतियां बिजनेस के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इस वजह से एचआरएम का काम क्या होता है, ऑल प्रोग्रेसिव, हर बार क्या करना होता है, उससे हर लेवल पे काम करना होता है, डेवलप करना होता है लोगों को। आगे चलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो एक प्रोसेस है जो कि एक्शन ओरिएंटेड है। बिना आप किसी काम को करें, बिना लोगों के लिए काम करें, आप किसी को डेवलप नहीं कर सकते, सिंपल बात है। तो लोगों को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे काम भी करवाना पड़ेगा और आपको खुद को काम करना पड़ेगा। तो एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है। आगे चलते हैं, इंडिविजुअल एज ग्रुप। भाई यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना है, यानी कि इंसानों को डेवलप करना है। अगर मैं बोलता, सॉरी उल्टा हो गया, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। तो अगर मैं बोल रहा होता ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, तो वहां पे एक इंसान को डेवलप कर दो, मतलब एक इंसान का बॉडी नॉलेज या फिर स्किल्स बढ़ा दो, तो वो गया ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, आसान है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात हो रही है भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की क्या होता है, उनको मैनेज करना सिखाना है, यानी कि हर तरीके से उनको क्या करना है, ग्रो करना है, चाहे वो इंडिविजुअल तौर पे हो, चाहे वो ग्रुप के तौर पे हो, चाहे वो बिजनेस में लोगों के साथ के रिलेशन के बेसिस पे ग्रो करना हो, चाहे उन्हें अकेले ही अपने ही उसमें ग्रो करना हो, हर काम क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का होगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है वो मेक श्योर करेगा कि इंसान जो है इंडिविजुअल भी ग्रो हो रहा है और क्या बोलते हैं पूरी उससे ग्रुप के हिसाब से भी क्या हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है उसकी स्किल्स। आगे चलते हैं भाई, अगला आता है फ्यूचर ओरिएंटेड। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूचर को देख के काम किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक वैसा वर्कर हायर किया जो बहुत धीमे धीमे सीखता है हर चीज, ठीक है, और एक ऐसा वर्कर हायर करना जहाँ पे बहुत तेजी से वो सीखे, ज्यादा फायदेमंद कौन सा होगा, जो जल्दी से सीख रहा है उस वो वाला। हाँ जी, तो इस वजह से फ्यूचर को देख के, क्योंकि हमें फ्यूचर में ज्यादातर जरूरत पड़ेगी लोगों की, तो इस वजह से हमें ऐसे बंदे रखने चाहिए कि जो ज्यादा डेवलप हो सके, जल्दी तेजी से डेवलप हो रहे हो, आसान है ना। हाँ जी, क्योंकि हम क्या कर सके, उन्हें एचआरएम प्रोवाइड कर सके, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सके अच्छे वाली। आगे चलते हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड। भाई लोगों के डेवलपमेंट से ही तो रिलेटेड है, ताकि लोगों का विकास हो। एक सेकंड भाई, तितली कहाँ से आती है। हाँ जी, लोगों के विकास के लिए ही तो काम करते हैं। तो ह्यूमन मतलब एचआरएम क्या है, एचआरएम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, यानी डेवलपमेंट के लिए ही काम करती है। आगे चलते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको बता चुका हूं भाई, ये वाला जो होता है ये इधर आएगा। यानी एचआरएम क्या होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, और एचआरडी क्या होती है, और एजुकेशनल प्रोसेस होती है, यानी कभी कभी किया जाता है एचआरएम। जब हमें लगता है उनको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तब हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अगर क्या बोलते हैं एचआरएम मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उनका मैनेज करना, लोगों से काम करवाना या फिर उनको मैनेज करना, वो सारा क्या होता है भाई, हमें लगातार करना पड़ता है, आसान है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आगे चलते हैं भाई, बात आती है ऑब्जेक्टिव। क्या आती है ऑब्जेक्टिव की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है भाई, किसके, एचआरएम के। हमें एचआरएम क्यों करना चाहिए या फिर क्यों करते हैं एचआरएम। पहली चीज, टू रीच द गोल्स, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए। कोई बिजनेस कोई काम क्यों करता है, गोल्स को प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज, एबिलिटी या फिर स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि इंडिविजुअल तौर पे और क्या बोलते हैं ग्रुप के तौर पे, दोनों तरीके से क्या उसके स्किल्स बढ़ सके लोगों की, ठीक है भाई। और उसके बाद वर्क फोर्स एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, उनके काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, अब हर वे में भाई काम करने की क्षमता, जैसे पहले कोई मान लो मैंने एक लेबर रखा, अरे यार, हाँ जी अभी मर जाता, बताओ तारीफ जाने वाला था मैं। तो अभी मान लो मैंने कोई एक लेबर रखा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, और मैंने बोला उससे घर बनाना है। क्या बनाना है, घर बनाना है। अब वो लेबर मान लो एक ईंटें उठा रहा है या फिर दो ईंटें उठा रहा है, और घर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर कोई काम तो रहेगा नहीं, मैं उसे फायर कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो इसकी वजह से मैं बेटर रहूंगा भाई उस बंदे को जो ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ, समझ में आया ना। हाँ जी, तो लोगों के वर्क फोर्स की एबिलिटी करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और ये एक ही वे में नहीं है कि ज़्यादा काम करे भाई, लोगों से मिलकर काम करे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे। मान लो किसी के अंदर कोऑर्डिनेशन है तो फिर उसको रखूंगा काम पे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो नहीं रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 3 बंदे काम कर रहे हैं मेरे घर बनाने के लिए। पहला एक मिस्त्री है, सॉरी एक लेबर है, वो वहां से ईंटें उठा रहा है और उधर रख रहा है, ठीक है। दूसरा लेबर वहां से ईंटें उठा रहा है, ऊपर छत तक पहुंचा रहा है। और तीसरा मिस्त्री जो है वो छत पे से ईंटें उठा के मेरा घर बना रहा है, तैयार कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले लेबर ने उठा के सामान वहां पे रखा, ठीक है, और दूसरा वाला लेबर चिढ़ता था उससे, उसने सोचा भाई उसका काम बिगाड़ देते हैं, तो उसने ईंटें उठाई और वापस वहीं पर रख दी। क्या मेरा घर बन जाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा ना भाई। तो ऐसे मेरे को लेबर चाहिए जो क्या हो सके, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके, अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को बढ़ा सके, मतलब सॉरी फोर्स एफिशिएंसी को बढ़ा सके, वैसे लेबर चाहिए ताकि वो क्या कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी दिखा सके लोगों में, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड काम कर सके। आगे चलते हैं, ट्रेनिंग और मोटिवेशन। तो उन्हें मोटिवेशन और दोनों देना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी, ताकि वो क्या उससे डेवलप हो सके। आगे चलते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को। आगे चलते हैं, तो इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाने के लिए क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एचआरएम का,
क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाना, मतलब कि काम करने की क्षमता या फिर काम करने की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। वो कब होगी भाई? जब लोग क्या होंगे? डेवलप होंगे। टू कम्युनिकेट HR पॉलिसी टू द एम्प्लॉइज, जो HR बोलता है काम करने के लिए वो लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो डेवलप नहीं होते, उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता ही नहीं होती स्ट्रैटेजीज क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, गैंग प्लान क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो लोगों का डेवलपमेंट करने से आप बता सकते हो कि HR ने जो पॉलिसी रखी है या फिर जो नियम कानून बनाए हैं उससे कैसे इफेक्ट करेंगे एम्प्लॉइज, या फिर कैसे इंटरेक्ट करेंगे एम्प्लॉइज, कैसे उनको काम करना है। समझ में आया? तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो तो आपको समझाना पड़ेगा लोगों को कि क्या बोलते हैं HR की पॉलिसी लोगों के लिए क्या है, और ताकि लोग क्या कर सके, समझ पड़े, मतलब समझ पाए। आसान है? हाँ जी। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है अभी फिलहाल ये वाला टॉपिक, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। हर एक चीज को डीपली एग्जांपल के साथ समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वरना 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी भाई ये वाली। ठीक है, बल्कि क्या होता है जब रेगुलर बैचेस चल रहे होते हैं वहाँ पे, जब बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए वहाँ पे, तो हफ्ते भर तक एक चैप्टर चलता है। ठीक है, और इतना टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तो मैं कोशिश करूँगा भाई जितने टॉपिक जो है ना वो जल्दी से जल्दी हो पाए उतने जल्दी। तो एग्जाम्पल थोड़े कम देने की कोशिश करूँगा, जिसमें लगेगा एग्जाम्पल देना है मैं दूंगा, लेकिन भाई ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है ना इनमें देना थोड़ा कम करूंगा। ठीक है भाई? हाँ जी, तो मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर ज्यादा आ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कवर होनी चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है भाई? हाँ जी, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है भाई, कोई नीचे कमेंट में मत बोलना कि मेरी राइटिंग छोटी है। ठीक है भाई, वो जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं थोड़ा छोटा, क्योंकि भाई चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है भाई, सच में आप खुद देखोगे जब आपके बुक्स में जाके, तो फिर चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी करवाने के लिए मैं बार बार मिटाऊंगा, बार बार उसे लिखूंगा, वीडियो लंबी बनेगी, खामा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इस वजह से थोड़ी क्वालिटी आप अच्छी कर लोगे तो फिर आपको साफ साफ दिखाई देगा क्या है। और आजकल तो जूम का फीचर आ गया है यूट्यूब में, तो आप यूट्यूब पर जूम करोगे तो आराम से आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, तो आप आराम से जूम कर सकते हो। वैसे उस जगह पे जूम नहीं होता कोने होने पे, तो इस वजह से हाँ, क्वालिटी अच्छी करके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, आपका नेट भी वेस्ट नहीं हो जल्दी से, और जिसकी क्वालिटी अच्छी में देख सकते हो आप लोग, तो उसके लिए तो बेस्ट ही है फिर। ठीक है, तो उसके लिए माफ करना भाई कि अगर राइटिंग छोटी लग रही है आपको, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी टॉपिक करवाना है वो खत्म, वरना फिर आप लोग ही बोलोगे भैया इतने लंबी वीडियो मत बनाओ, इतना बुक मत करो, और फिर उसके बाद छोटी वीडियो बनाई तो कंटेंट छूट गया कुछ, और बोलो आप कंटेंट छोड़ते जा रहे हो। ठीक है, क्या करें, ब्लेम तो हम पे ही आएगा सब चीज़ में। तो फिलहाल ज़्यादा बकवास ना करते हुए चालू करता हूँ मैं टॉपिक। ठीक है, अब सब होप है कि आप समझ जाओगे भाई, थोड़ी दिक्कतें यहाँ पे भी चल रही हैं, तो कैसा किया जाए, टाइम आपके पास कम है। शुरू करते हैं भाई। टॉपिक आता है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। अभी तक आपने HRM के बारे में सीखा, HRD के बारे में सीखा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, आपने डिफरेंस सीख लिया उनमें। ठीक है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अच्छा, स्ट्रेटजीज अभी नहीं है, मतलब है ही नहीं इस टॉपिक में तो फिलहाल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ HRM की इंपॉर्टेंस आती है भाई। इंपॉर्टेंस क्या है HRM की, HRM को कैसे यूज किया जाता है या फिर क्यों यूज किया जाता है, HRM क्या फायदे मिलते हैं इससे। ठीक है, तो HRM से फायदे क्या होते हैं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करते हो, इसकी अलग ही इंपॉर्टेंस चलती है भाई, इसमें अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस मिल सकती है आपको। एंटरप्राइज को यानी कि आपके बिजनेस को फायदे मिलेंगे इससे एक इंडिविजुअल को खुद को फायदे मिलेंगे। यानी अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करते हो, लोगों की मैनेजमेंट करने पे ध्यान देते हो, यानी कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो इंसानों के या फिर ह्यूमन के डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, उससे किसको फायदे मिलेंगे, उससे उस एंटरप्राइज उस बिजनेस को फायदे मिलेंगे, उस इंडिविजुअल जिसका मैनेजमेंट किया जा रहा है उसकी ग्रोथ होगी तो उसको फायदे मिलेंगे, सोसाइटी को डेवलपमेंट होगा या फिर सोसाइटी को फायदे मिलेंगे, और नेशन को फायदे मिलेंगे। यानी कि नेशनल लेवल पे भी क्या होता है, फायदा होता है किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करने से बिजनेस में। ठीक है भाई, तो इंसानों को डेवलप करने से क्या फायदा होगा भाई बिजनेस को। पहली चीज बेस्ट पीपल, अगर आप इंसानों को डेवलपमेंट कर रहे हो, जितने भी आपके इंप्लॉइज हैं उनको विकास कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि आपको कैसा करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उनको सैलरी अच्छी दे रहे हो। ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हो सारा सारा, तो इससे क्या होगा, आपको बेस्ट क्वालिटी के लोग मिलेंगे, बढ़िया क्वालिटी के, क्योंकि हर कोई जाना चाहेगा भाई आपकी फर्म में, क्योंकि आप हर चीज क्या करते हो, उनको ट्रेनिंग भी देते हो, उनको सिखाते भी हो, उनको काम भी करवाते हो उनसे। ठीक है, और बहुत कम काम होता है, मतलब उनको मोटिवेशन भी देते हो। अगर ऐसी फैसिलिटी हर किसी को मिलने लग गई तो हर कोई जाना चाहेगा उस जॉब करने के लिए, तो वहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी के लोग मिल सकते हैं बहुत सारे कंपटीशंस में से। ठीक है, तो आपको बेस्ट क्वालिटी के लोग मिल सकते हैं, आपके बिजनेस को अपने काम आपको काम करवाने के लिए बढ़िया क्वालिटी के लोग मिलेंगे। दूसरा, ट्रेनिंग और मोटिवेटिंग, यानी कि ऐसे लोग HRM से क्या होगा, ट्रेनिंग और मोटिवेटिंग करने से हाँ जी, ट्रेनिंग और मोटिवेशन से वो लोग ट्रेन हो जाएंगे और मोटिवेट हो जाएंगे, जिससे आपके जो बिजनेस की ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ेगी। आसान है भाई। हाँ जी, ये फायदे होते हैं किसके, बिजनेस के, बिजनेस को फायदे मिलते हैं ये वाले।
आगे चलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे क्या फायदे मिलेंगे अकेले लेवल को, उस इंसान को क्या फायदे होंगे जिसको मैनेज किया जा रहा है, जिसको डेवलप किया जा रहा है। पहला, वो टीम वर्क में काम करना सीख जाएगा। दूसरी चीज, उसकी ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी क्योंकि वो ज्यादा सैलरी काम कर सकता है, ज्यादा सैलरी हो जाएगी उसकी क्योंकि वो अब बढ़िया हो चुका है, डेवलप हो चुका है। हाँ जी, उसकी लाइफस्टाइल क्या हो जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी। जब बंदा ज्यादा सैलरी कमा रहा है तो फिर वो गाड़ी बंगला घर कुछ भी ले सकता है भाई, है ना, जिससे उसकी लाइफस्टाइल, उसकी सोच, उसके थॉट्स, उसके नॉलेज क्या हो जाएगी या फिर उसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, वो सब बढ़ेगी। आसान है। हाँ जी, इंसानों का डेवलप करने से शुरू करते हैं। सोसाइटी लेवल, अब सोसाइटी को क्या फायदा होगा और वो इंसान डेवलप हो गया तो सोसाइटिकल सेटिस्फैक्शन। अगर कोई इंसान डेवलप नहीं है तो वो खाएगा पिएगा कूड़ा कचरा ऐसे ही फेंक देगा कहीं पे, जिससे पॉल्यूशन वॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर वो डेवलप है इंसान तो उसको पता है भाई कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, तो फिर वो ढूंढेगा पहले कूड़ेदान कहाँ गया, वहां पे डालेगा, जिससे क्या होता है पॉल्यूशन वॉल्यूशन का खतरा समझ जाता है। सिंपल बात है, यानी ये समझ जाता है, वेस्ट नहीं फैलता ज्यादातर। तो यानी कि अगर आप सोसाइटी में डेवलप, मतलब अगर आप डेवलप हो जाते हो तो आप सोसाइटी ऐसी बनाओगे कि आसपास का एरिया भी क्या होगा, वो डेवलप होगा। आसान है ना। हाँ जी, तो इससे आपकी सोसाइटी क्या रहती है, अच्छी रहती है, आपको सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपकी सोसाइटी अच्छी है। दूसरी चीज, आप बैलेंस कर पाओगे। कई लोग क्या होते हैं, चला नहीं पाते कि भाई मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं घर भी कर रहा हूँ। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, पहले वो घर पे काम भी करती हैं, फिर उसके बाद फैक्ट्री में जाके काम करती हैं, फिर उसके बाद वापस घर पे आके काम करती हैं, तो दिमाग में प्रेशर सा बन जाता है कि मेरे को हर जगह काम ही काम करना पड़ रहा है, दिमाग में कोई आराम ही नहीं मिल रहा दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका डेवलपमेंट कर देते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या कर देते हो, डेवलपमेंट, यानी अगर वो पढ़ लिख जाती है, फिर क्या बोलते हैं, वो उसके पास नॉलेज आ जाती है, उसके पास स्किल्स आ जाती है, तो फिर वो कंप्यूटर पर बैठ के भी काम कर सकती है, तो वो वर्क एट होम भी कर सकती है। तो अलग अलग तरीके होते हैं जहां से वो कमा सकती है। सिंपल बात है ना। हाँ जी, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को क्या कर सके, बैलेंस। अच्छा, तो एचआरएम और क्या फायदे होते हैं एचआरएम से? एचआरएम से फायदे होते हैं वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो डेवलप नहीं होते, तो इस वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अनपढ़ लोग या फिर कुछ छपरी लोग होते हैं, है ना भाई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो क्या होते हैं, पेट्रोल डलवाए बाइक के अंदर भुर 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 करके हुए निकलते जाते हैं, जैसे यहाँ पे पी 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 आवाज आती रहती है आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, ये रिसोर्सेज को ना वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या करता है, ओह सॉरी भाई, देखा तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन को डेवलप करता है, और ह्यूमन अगर डेवलप होता है तो वो वेस्ट करना सामानों को, रिसोर्सेज को, वो कम हो जाता है। आसान है, वो सोसाइटी में रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेगा। वही पॉइंट यहाँ पे भी है भाई, देश के रिसोर्सेज को क्या करता है, बेटर यूटिलाइजेशन करता है, बेटर यूज करता है एचआरएम। अगर एचआरएम करते हैं हम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, लोगों को अच्छा बनाते हैं, लोगों के स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, तो वो हमारी रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाएंगे। वो अलग अलग चीजों को, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करेंगे कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल के दे सके। आसान है, जिससे किसको फायदा होगा, जिससे देश को फायदा होगा। आसान भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस होती है किसकी, एचआरएम की। अगर देश आपका एचआरएम अच्छा है तो फिर भाई आपके एम्प्लॉइज हमेशा खुश रहेंगे। आसान। आगे चलते हैं भाई, बात आती है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम क्या काम करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या काम करता है। आजकल ये नाम चेंज कर दिया है, एचआरएम कोई बोलता नहीं, इसको बोलते हैं केवल एचआर। कंपनीज में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे वहां पे बोला जाता है एचआर। एचआर सुना होगा आपने कई बार कंपनीज में, ठीक है, काम करते करते। एचआरएम नहीं बोलते, एचआर बोलते हैं खाली। एचआर वो इंसान होता है जो एचआरएम करता है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज करने वाले, सॉरी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करने वाले इंसान को क्या बोला जाता है, एचआर। कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन पूरा होता है उसका नाम एचआरएम। शुरू भाई, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, काम क्या होता है एचआरएम का। आपने कंपनीज में देखा हुआ एचआर काम करते रहते हैं, तो वो काम क्या होता है, पहला मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि सब चीजों को मैनेज करना। दूसरा ऑपरेटिंग फंक्शन, हर चीज को क्या करना, ऑपरेट करना। पहला ऑपरेट करना और दूसरा मैनेज करना। आसान है, मैनेज करने वाला बस छोटा सा टॉपिक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, ये आपने पहले ही सीख रखा है। पहला प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना और कंट्रोलिंग करना। इनके बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है ना। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग आप पहले से पढ़ते आ रहे हो भाई 12वीं के अंदर से। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्की बात ना, ये बात आपको पहले से पता है। अरे लो तुम भाई, अगर भाई जिसको पता है वो आगे करना, फटाफट से स्किप कर देना उसे, ठीक है, वीडियो को फिलहाल। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है, थॉट्स को मतलब सोचना पड़ता है कि आपको कैसे बिजनेस को आगे ले जाना है, कैसे ग्रोथ करनी है, ठीक है भाई। हाँ जी, बस इतना से ये भाई, और कुछ नहीं है। अगला ऑर्गेनाइजिंग में आपको ऑर्गेनाइज करना होता है कि सामान हमको यहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे अब ऐसा मान लो गेट वहां से है, तो वहां से रॉ मटेरियल वहीं पे रखाओ कि जैसे ही इंप्लॉइज आए वो रॉ मटेरियल वहां से उठाएं। हाँ जी, रॉ मटेरियल के बाद वहां पे मशीनरी रखी हो, जैसे ही वो मशीनरी हो जाए वहां पे मशीनरी में ले जाए वो सामान और माल बनाना चालू कर दें। और वहां से तैयार होकर फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे रखाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स वहां से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, माल बना के। और जैसे ही माल बन जाएगा फिर उसके बाद उठा के सीधा यहाँ पे ले आए, क्या होता है, जो आपका वर्क हाउस होगा, तो यहाँ पे
मिला के रख देंगे और यहीं से सब क्या हो जाएगा, माल वापस निकल जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि पहले वो वहाँ से आ रहे हैं, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद वापस वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे मशीन लिखी हुई है और वहीं पे जाके कर रहे हैं काम, ठीक है भाई। तो इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है अच्छे तरीके से, लोग ऑर्गेनाइज हो, फंक्शन मतलब बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा हो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब क्या होता है, अच्छा ऑर्गेनाइजिंग भाई पूरी बड़ी प्रोसेस है। 12वीं के अंदर अगर आपने बिजनेस पढ़ी है तो उसके अंदर पूरा पूरा ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर था पूरा सा, ठीक है। तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता रहा मैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, अच्छे लोगों को भर्ती करना होता है, अच्छे लोगों को सैलरी प्रोवाइड करनी होती है, मोटिवेशन करना होता है, ट्रेनिंग करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं स्टाफिंग के अंदर, वो स्टाफिंग में क्या जाता है। आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, जितने भी आपने लोग रखे हैं, जिस तरीके से भी काम हो रहा है उस पर कंट्रोल रखना, देखना बार बार कि क्या काम चल रहा है, कुछ वेस्टेज तो नहीं हो रही है, कोई चीज खराब तो नहीं हो रही है, बाद में प्रेशर हम पे पड़ेगा ना भाई। तो इस वजह से मैनेजरियल फंक्शन क्या होता है, बिजनेस को मैनेज करने का काम, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं वापस से, ठीक है भाई, ये सब तुम पहले पढ़ चुके हो भाई। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग फंक्शन, इंपॉर्टेंट ये आता है, तो इस वजह से मैंने पूरा लिख रखा है ऑपरेटिंग फंक्शन, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट। ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर 5 पार्ट है। पहला पार्ट क्या क्या ऑपरेट करना पड़ेगा, पहली चीज प्रोक्यूरमेंट फंक्शन भाई। प्रोक्यूरमेंट फंक्शन, प्रोक्यूरमेंट फंक्शन क्या होता है, जॉब एनालिसिस, यानी कि आपको देखनी पड़ेगी कि ना कितने कितने लोगों को जॉब दे सकते हैं हम लोग, यानी कि हमारे यहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली है, कोई वैकेंसी मतलब कोई मशीनें खाली ना बैठी हो। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे 10 वर्कर काम करेंगे तो बेटर आउटपुट निकलेगा, लेकिन हमने लगा रखे 5 ही, तो 5 वर्कर और हायर करने पड़ेंगे ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई लोगों को जॉब देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, लोग लाते हैं या फिर नहीं लाते। दूसरा HR प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी किस तरीके से लाया जाएगा, किस तरीके से काम करवाया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, उनकी भर्ती करनी पड़ेगी, सिलेक्शन, उनमें से फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उनमें से बेस्ट कौन है हमारी इस कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, प्लेसमेंट, आप उनको मतलब जो आपने बेस्ट चुने हैं उनको आपको प्लेस करना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, हाँ जी आप इस जगह पे बैठ के काम करोगे। उसके बाद इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, इंडक्शन और ओरिएंटेशन में क्या होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है और उन पे ओरिएंटेशन नजर रखी जाती है, कंट्रोल किया जाता है, काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा तू, समझ में आया, इस तरीके से। आगे चलते हैं भाई, मतलब ये सारा काम किसका होता है, ये आता है ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर, प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। आगे चलते हैं, दूसरा होता है डेवलपमेंट फंक्शन। क्या आता है, डेवलपमेंट का फंक्शन। तो HR क्या काम करता है, डेवलप करने का भी काम करता है लोगों को। तो जैसे कि परफॉर्मेंस पोटेंशियल अप्रेजल, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए काम करता है कौन, HR है। दूसरी चीज, उनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वो सब देखता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, क्या करता है वो, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे ऐसे विकास करता है देश के मतलब उसके अंदर, कंपनी के अंदर, ताकि क्या उसके वो दिखाई दे सके कि हमारी ग्रोथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। आसान है, क्योंकि HR अगर ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा, बिजनेस की ग्रोथ रुक जाएगी ना भाई। तो इस वजह से मालिक बॉस डांटेंगे उस पर, तो इस वजह से HR रखा क्यों जाता है, ताकि उन एम्प्लॉइज के साथ साथ बिजनेस भी डेवलप हो, ठीक है। अगली चीज, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब लोगों के विकास की बात करता है यहाँ पे, जो हर एक इंसान बैठा भाई, जो क्या बोलते हैं रिसोर्सेज के लिए काम कर रहा है हमारी, ठीक है, रिसोर्सेज की तरह काम कर रहा है हमारे पास, तो उसका क्या होना चाहिए, करियर प्लानिंग करवाता है वो, कि भाई अच्छा तू ये काम कर रहा है, अगर तू थोड़ी सी और मेहनत कर लेना और ये काम करना चालू कर दे, तो मैं मालिक से बात करके तेरी 20,000 से 25,000 सैलरी करवा सकता हूँ मैं। हाँ, तो उसके करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट की बात करता है कौन, HR। ह्यूमन फंक्शन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसके अंदर किसके अंदर, डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर, उनके विकास वाले फंक्शन के अंदर, काम के अंदर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। HR और क्या काम करता है, अगली चीज कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन फंक्शन में आता है भाई, जितनी भी सैलरी वैलरी देनी पड़ती है वो सारे देने का काम भी किसका होता है, HR का। मतलब लोगों को भर्ती करने का काम किसका है, HR का। लोगों को ट्रेनिंग करवाने का काम किसका है, लोगों की ग्रोथ करवाने का काम किसका है, HR का। लोगों को मोटिवेशन देने का काम किसका है, HR का। लोगों को सैलरी देने का काम किसका है, HR का, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इसके अंदर सैलरी के अंदर क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन, उनकी जॉब इवैल्यूएशन करना, कि अगर छोटे लेवल की जॉब है तो कम सैलरी दे, ज्यादा बड़े लेवल की जॉब है तो ज्यादा सैलरी दे, उनको वेजेस और सैलरी प्रोवाइड करना, उनको बोनस प्रोवाइड करना, ये सब काम क्या होता है भाई, HR का होता है। हाँ, बोनस जो देना चाहिए भाई उन्हें, 1956 में एक एक्ट आएगा था, बोनस एक्ट, उसके हिसाब से उसको बोनस देना पड़ेगा, ठीक है भाई। 1956 में एक बोनस एक्ट आया हुआ था, उस बोनस एक्ट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, HR को बोनस देना पड़ेगा। आगे चलते हैं भाई, इंटीग्रेशन फैक्ट। दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्ट। इंटीग्रेशन फैक्ट में क्या होता है भाई, प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब कुछ ऐसा काम करवाना जिससे ना लोगों को लगे हाँ जी मैं काम कर रहा हूँ और मैं जिंदा हूँ यहाँ पे। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे किसकी कंपनी में लग गए काम करने के लिए, बस काम करे जा रहे हैं, या आंखें बंद करके भी कर लूंगा ये काम, तो बोर ही हो जा रहा हूँ, कोई मजा ही नहीं है इस काम में। इसमें
इंटीग्रेटिंग फंक्शन एचआर का क्या काम होता है, ऐसा काम करवाना जिससे वो एंटरटेन हो, मतलब जो काम करने वाले बंदे हैं उनको भी मजा आए, ताकि वो जहां 10 माल निकालते हैं वहां पे 10 क्वांटिटी का माल निकालते हैं वहां पे 20 क्वांटिटी का माल निकाले। समझ में आया? हाँ जी, इंटीग्रेटेड फंक्शन। आगे चलते हैं, मैनेज सॉरी मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर क्या होता है, इन सभी चीजों को मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, एचआर का, कि माल आया नहीं आया, सही जगह पर रखा हुआ है नहीं रखा हुआ, चोरी कर हो रही है नहीं हो रही, चोरी चकारी कर रहे हैं बिजनेस में, मतलब कि एम्प्लॉयज नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब सारी चीजों को मेंटेन करके रखने का काम क्या होता है, एचआर का। मतलब एचआर क्या होता है भाई, ह्यूमन के हिसाब से काम करता है, लोगों से काम करवाता है, मतलब बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है भाई, एचआर का। ठीक है भाई, लोगों की जॉब करना, सिलेक्शन करवाना, ट्रेनिंग करवाना, बॉस की डांट खाना, सब चीज का काम, सैलरी वैलरी पे करना, उनकी सारा काम किसका होता है, एचआर का। ये था भाई इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका, एचआर का, और ये बहुत ज्यादा बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, समझिए ध्यान से। पहले जो पुराने टाइम के बिजनेस हुआ करते थे ना, उसमें एचआरएम हुआ ही नहीं करता था। क्या करना है एचआरएम का रखते, जो बिजनेस का मालिक होता था वो सब चीज सेटल कर लेता था। ठीक है, बस पता नहीं क्या हो गया गले में, हाँ जी, बस क्या हो गया, एक बिजनेसमैन जो होता था ना, वो पहले सारा काम खुद ही कर लेता था। ठीक है, बस उसने सोचा कि ना अब सारा काम मैं ही कर रहा हूं, तो मेरे करने से अच्छा एक काम करते हैं, अलग से एक बंदा रख देते हैं जो लोगों को मैनेज करेगा। उसको बोला जाता था क्या, पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेसमैन ने अपनी जगह एक पर्सनल बंदा रख दिया। ठीक है, वो लोगों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। आसान है, इसको बोलते थे पर्सनल मैनेजमेंट। दोनों का काम सेम ही था, जो एचआर करता है आजकल वही काम कौन करता था, पर्सनल मैनेजमेंट करता था। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले से कि एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट में सिमिलरिटीज क्या है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं एचआरएम और पर्सनल मैनेजमेंट में। दोनों की स्ट्रेटेजी, दोनों को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तो स्ट्रेटेजिक तौर पे उनको क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे एचआरएम भी क्या करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, और पर्सनल मैनेजमेंट भी क्या करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है। दोनों बता दो सेम ही होते हैं भाई, बस वहां पे एचआरएम होता है, पूरा मैनेजमेंट की कंपनी भी रख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे एक ही बंदा होता है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। जो लोगों को पर्सनली तौर पे इंटरेस्ट करते, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन ने सोचा कि भाई लोग यहाँ पे मोटिवेट नहीं होते, काम नहीं करते ठीक से, तो मैं चाहता हूँ कि लोग क्या हो, मोटिवेट हो, लोग अच्छे तरीके से काम करें। तो उसके लिए वो एक बंदा ले आता है जो उनकी राज की बात बताता है, सर आपके घर में कितने मेंबर है, 5 मेंबर है, अभी तो इतने में रह रहे हो, अच्छा एक काम करो, मैं मालिक से बात करूंगा, अगर आप इतना माल बनाने लग जाओगे तो मैं आपको 20,000 से 22,000 रुपए सैलरी देना चालू कर दूंगा। समझा है? तो ऐसे ऐसे करके वो क्या होता है, उनको मोटिवेट करता है कि आपको इतने रुपए फालतू मिल जाएंगे, इतनी सैलरी फालतू मिल जाएगी, ताकि वो इंडिविजुअल लेवल पे देखे कि मेरे को ग्रोथ मिल रही है, चलो ज्यादा माल बनाते हैं। आसान है, हाँ जी। तो इस वजह से वो क्या करता है, ज्यादातर ये फोकस करता है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन ये एचआरएम क्या होता है, ये पूरे एग्रीगेट लेवल पे या फिर पूरे बिजनेस के हिसाब से भी सोचता है। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल के हिसाब से भी सोचता है और बिजनेस के हिसाब से भी सोचता है, लेकिन ये लोगों की इंडिविजुअल चीजों को देख के कि उनको किस चीज की नीड है उसके हिसाब से सोचता है, मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा फोकस नहीं कर पाता ये। ठीक है भाई, हाँ जी। इसी वजह से हमको क्या लाना पड़ा, पर्सनल मैनेजमेंट को हटा के क्या लाना पड़ा, एचआरएम। फिलहाल देख लेते हैं दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। क्या सिमिलरिटीज है भाई, स्ट्रेटजी दोनों को ही बनानी पड़ती है। दूसरा, लाइन मैनेजर के तौर पे काम करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, लाइन मैनेजर कैसे, ऐसे मैनेजर जो एक्चुअली में मैनेज नहीं कर रहे होते कुछ भी लाइन मैनेजर क्या, ऐसे मैनेजर जो एक्चुअली में कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे होते, मैनेजर अलग होता है। ठीक है, हाँ जी। लेकिन क्या होते हैं, बॉस इनको ऑर्डर, मतलब बॉस मैनेजर को ऑर्डर देता है, मैनेजर बोलता है आपको वर्कर से काम ऐसे करवाना होता है। इसमें मैनेजर इनको हायर करता है किसके तौर पे, एचआरएम के तौर पे, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के तौर पे, ताकि लोगों से काम करवाया जा सके। ज्यादातर कंपनियों में यही होते हैं मैनेजर भी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाँ जी, लाइन मैनेजर के तौर पे काम करते हैं दोनों। अच्छा, सॉफ्ट वर्जन ऑफ क्या बोलते हैं, एचआरएम। एचआर ये जो है ना पर्सनल मैनेजमेंट एक सॉफ्ट वर्जन है किसका, एचआरएम का। एचआरएम क्या होता है, बिजनेस के हिसाब से भी और इंडिविजुअल के हिसाब से भी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, लेकिन बिजनेस को ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए और इंडिविजुअल थोड़ा कम भी कर सकते हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन है थोड़ा सा किसका, एचआरएम का, यानी कि ये इंडिविजुअल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता है और मतलब कि जो बिजनेस की ग्रोथ है उस पर थोड़ा कम फोकस करता है। कौन, पर्सनल मैनेजमेंट। आसान था भाई, हाँ जी। तो ये सिमिलरिटीज हैं तीनों के, मतलब दोनों के अंदर, तो आराम से कर लोगे आप, मतलब दोनों के अंदर जो सिमिलरिटीज होगी। आगे चलते हैं, बात आती है डिफरेंस की। तो डिफरेंस क्या है एचआरएम और पर्सनल सेलिंग में। पहली चीज, स्ट्रेटेजिक फिट इंटीग्रेशन, यानी कि इनको स्ट्रेटेजी बनानी होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी हाई लेवल की होती है, बिजनेस के हिसाब से होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी कम होती है क्योंकि वो मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के हिसाब से होती है। आगे चलते हैं, इनको मैनेजमेंट करना पड़ता है एचआरएम वालों को, लेकिन ये लोग लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं कि वो क्या चीज चाहते हैं, क्या चीज चाहते हैं, उनको गिफ्ट में क्या दिया जाए, ये सब चीजें लोगों के हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, ये कल्चर ज्यादा बूस्ट नहीं करते, मतलब सॉरी, ये कल्चर को ज्यादा प्रमोट नहीं करते।
जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे मान लो कोई कंपनी में काम करने गया बंदा, तो फिर एचआरएम जो होता है ना वो उससे पूछेगा नहीं भाई तो हिंदू है या मुस्लिम है, उस हिसाब से वो बोलेगा तो इंसान है, तो काम करने के लिए आया, इतनी सैलरी देंगे, चलो काम करने जाओ, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करवाने से मोटिव है। लेकिन ये पर्सनल मैनेजमेंट क्यों रखा गया था? लोगों को मोटिवेशन करवाने के लिए, लोगों से काम करवाने के लिए। तो ये लोगों की पूछता है भाई आप क्या हो, मुस्लिम हो तो फिर ईद में हम आपके घर पे आया करेंगे, या फिर आप हिंदू हो तो हम दिवाली में आपके घर पे आया करेंगे। तो इस तरीके से क्या करता है, ये पर्सनल मैनेजमेंट होता है जो लोगों की कल्चर पे ज्यादा फोकस नहीं, मतलब कल्चर पे ज्यादा फोकस करता है। यानी कि ये कल्ट है, कल्चर को उतना मोटिव नहीं देता, ये नहीं कि ज्यादा एफिशिएंट होता है ये, और ये क्या होता है, कम एफिशिएंट होता है, क्योंकि ये कल्चर पे ज्यादा फोकस करता है। आसान है? हाँ जी। उसके बाद चलते हैं इंप्लीमेंटेशन एचआर पॉलिसी। जो एचआर की पॉलिसी, एचआर ने जो पॉलिसी आई उसको इंप्लीमेंट करने में ये ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि इसने लोगों को क्या सिखा रखा है भाई, बिजनेस का मोटिवेशन पहला होना चाहिए, बिजनेस की ग्रोथ पहले होनी चाहिए। तो ये एचआर की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने पे ज्यादा फोकस करता है। लेकिन ये नहीं भाई, ये फोकस करता है लोगों की इंप्लीमेंटेशन पे, लोगों की ग्रोथ होने पे। आगे चलते हैं। ये मानता है भाई जो हमारे लिए ह्यूमन है ना वो क्या है, एसेट्स की तरह है। जो रिसोर्सेज होते हैं, इंसान जो होते हैं वो हमारे लिए संपत्तियों की तरह होते हैं। समझ में आया? हाँ जी। यानी कि जैसे कि बाकी एसी फ्रिज होता है ये सब चीजें, लेकिन ये मानता है कि हमारे लिए इंसान क्या है, कोस्ट की तरह, हमारा खर्चा हो रहा है इस पे, क्या बोलते हैं, इंसानों पे हमें सैलरी देनी पड़ रही है उन लोगों को। समझ में आया? तो एक कोस्ट के तौर पे लेके चलता है इंसानों को, और ये किसके तौर पे मानता है इंसानों को, एसेट्स के तौर पे माना जाता है इसके अंदर। आसान भाई। तो यहाँ पे खत्म होता है एचआर और पर्सनल मैनेजमेंट में डिफरेंस, और मैंने एचआर के फंक्शंस बता दिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, मेरे हिसाब से आप आराम से कर लोगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगली वीडियो पे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई शुरू करते हैं फटाफट से अगली वीडियो। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लिया करो फटाफट, तेजी में चटके में फुर्ती में फास्ट एंड फास्ट। ठीक है भाई, चलो हो गया। तो भाई हाँ भाई, तो शुरू करते हैं फटाफट से, अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है जी, इसके बाद थोड़ा सा ही टॉपिक रह जाएगा बस, थोड़ा सा। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है इम्प्लीमेंट्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट्स, हाँ जी, इम्पीडिमेंट्स टू द प्रोसेस ऑफ एचआरएम। ठीक है भाई, हाँ जी, इम्पीडिमेंट्स टू द प्रोसेस ऑफ एचआरएम। लीगल स्टेटस, एटीट्यूड ऑफ, हाँ जी, हाँ भाई, तो शुरू करते फटाफट से। हाँ जी, तो टॉपिक पे आते हैं वापस से अपने। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आता है इम्पीडिमेंट्स टू द प्रोसेस ऑफ एचआरएम। इम्पीडिमेंट्स टू द प्रोसेस ऑफ एचआरएम मतलब होता है भाई कि जो एचआरएम का काम होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना, इसके अंदर दिक्कतें क्या आती हैं। ठीक है, तो उन दिक्कतों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जब हम एचआरएम करने जाते हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने जाते हैं, उसकी दिक्कत, पहली दिक्कत आती है लीगल स्टेटस। क्या जो एचआरएम होता है ना सर, वो एक लीगल स्टेटस होता है, यानी कि एक नाम होता है एक तरीके से, कोई ऐसा ऑफिसर नहीं बना दिया, सॉरी, हाँ, तो एक ऐसे लीगल नाम होता है बस एक तरीके से कि भाई हाँ आपको एचआरएम बना दिया, कोई ऐसा लीगल स्टेटस नहीं है कि आपकी बहुत ऊंची पोस्ट बन जाएगी, आपको ज्यादा रेपुटेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से खाली वो नाम मात्र का रह जाता है कि एचआरएम, वो खाली वर्कर की तरह ही काम करता है जैसे वर्कर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है। दूसरा, एटीट्यूड ऑफ वर्कर, जो वर्कर का एटीट्यूड है। अब वो देखते हैं वर्कर्स कि हमारे पास खाली वो जो एचआरएम है वो तो हमारे जैसे ही काम कर रहा है, यानी एक तरह से जो काम हम करते हैं वही काम वही कर रहा है, तो ज्यादा उसको वो नहीं देते, वो जो उसको देनी चाहिए अटेंशन या फिर उसकी बात जो सुननी चाहिए, वो जल्दी से बात सुनते नहीं, वो सोचते हैं एचआर ही तो है, काम कर लेगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रोज ही करता था ये तो, अच्छा समझ में? हाँ जी, तो इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती या फिर इसको ज्यादा वो नहीं दिया जाता, अटेंशन नहीं दी जाती, इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्कर्स ऐसे ही उनका एटीट्यूड बन चुका है कि वो सोचते हैं हमारी तरह वर्कर ही तो है, कोई ज्यादा बड़ा ऑफिसर थोड़ी ना है। हाँ जी, अटेंडिंग डिस्प्यूट्स, और ज्यादातर ये जो एचआर है ना, एचआर का सारा टाइम बिजनेस के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनको डेवलप, मतलब इनकी माइंड सेट को डेवलप करने में नहीं, यानी कि ये जितने भी होते हैं ना भाई, क्या नाम है, जितने भी वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं, उनके जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं हमारे पास, उनके डेवलपमेंट में काम में नहीं जाता हमारा टाइम, सारा का सारा हमारा टाइम जाता है किसके अंदर, जो इनके डिस्प्यूट्स है ना, यानी कि इनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो इनके भेदभाव होते हैं या फिर जो इनकी दिक्कतें होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है हमारा। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? चलो भाई फिर समझ में आ गया मैं? हाँ जी, शुरू करते हैं, समझिए। अटेंडिंग डिस्प्यूट्स, यानी डिस्प्यूट्स अटेंड करने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। ये दिक्कतें होती हैं किसकी, एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की, इस वजह से ही काम नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। बात आती है भाई, अगला टॉपिक आता है, नाम आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस एचआरएम का मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, जॉब एनालिसिस, यानी कि जहां पे जॉब निकली है, अच्छी वाली जॉब निकली है, उसको फिल करना किससे, बेटर क्वालिटी के लोगों से।
है ना। हाँ जी, तो उसको देखना पड़ता है कहाँ पे कौन सी जगह पे कितने मतलब कि क्वालिफिकेशन के जो लोग हैं वो फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, जॉब एनालिसिस करना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है कि हमारे पास अच्छे लोग हैं, हमारे पास अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है। अगर अच्छे लोग हैं तो उनको किस जॉब के लिए फिट किया जाए, और अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो उनको किस जॉब के लिए फिट किया जाए। आसान है। ये सब काम किसका होता है भाई, ये सब काम होता है किसका, एचआरएम का। तो जॉब एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। क्या होता है जॉब एनालिसिस? इट रेफर्स टू ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ए जॉब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑल पर्टिनेंट फैक्ट्स अबाउट द जॉब। यानी कि एक क्या होता है, एक सिस्टमैटिक या फिर साइंटिफिक क्या बोलते हैं एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब एनालिसिस करना क्या होता है, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एक एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, एक जॉब को ऑब्टेन करने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या बोलते हैं, एचआर है। एचआर क्या करता है, वो सारी की सारी एनालिसिस करता है, ठीक है, किसके लिए, ताकि वर्करों को क्या कर सके, जॉब प्रोवाइड कर सके। आसान है। तो जॉब प्रोवाइड करने के लिए लोगों को जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे के सारे काम क्या कहलाते हैं, जॉब एनालिसिस। समझ में? अगर क्या बोलते हैं एचआर जो होता है वो लोगों को सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को प्रमोशन कर रहा है, लोगों को काम दे रहा है, लोगों को बढ़ावा प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, ये सारे काम ही किसके अंदर आते हैं, जॉब एनालिसिस के अंदर। तो जॉब एनालिसिस मतलब क्या होता है, लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, लोगों को काम करवाने, मतलब बेसिकली लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टमैटिक तौर पे जो भी फंक्शन किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस। आसान भाई, ठीक है। तो चालू करते हैं। बात आती है सिग्निफिकेंस से पहले, सॉरी ऑब्जेक्टिव रह गया। हाँ जी, तो टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस। हम ये जॉब एनालिसिस करते ही क्यों हैं, हमको जॉब के बारे में एनालिसिस करने की जरूरत है क्या है, जब जॉब निकली तब भर्ती कर दो लोगों की, जिस भी लोग की करनी है। तो भाई हमें चेक ही क्यों करना पड़ता है कि कौन सी जॉब पे किस आदमी को बैठाना है। तो उसकी बात करते हैं। पहला, जॉब रीडिजाइन करने के लिए, क्या करने के लिए, जॉब एनालिसिस की जरूरत पड़ती है जॉब को रीडिजाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी लोअर लेवल पे 50 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, और हायर लेवल पे 10 बंदे काम कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं हायर लेवल पे जो बंदे हैं ना वो थोड़े से वेले हैं या फिर क्या बोलते हैं कुछ खाली बैठे हुए हैं जिनका कोई काम है नहीं इतने सारे लोगों का। तो हम चाहते हैं जॉब रीडिजाइन करना, यानी कि हायर लेवल पे 2-3 बंदे हुए और बल्कि जो वर्कर है ना जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको वो हम चाहते हैं ज्यादा, ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या बढ़ सके। तो इस वजह से हमें ना जो जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा ये सब देखने के लिए कि किस जगह पे ज्यादा वर्कर है उनमें से निकाले जाए उन वर्कर, और किस जगह पे कम वर्कर है जहाँ पे वो वर्कर डाले जाए। आसान है। जॉब एनालिसिस से लोगों की क्या बोलते हैं स्टाफिंग की प्रॉब्लम या फिर जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रॉब्लम है दोनों ही सॉल्व होने में क्या होती है, हेल्प मिलती है। आगे चलें। रीडिजाइन करने में बेसिकली जॉब को हेल्प करता है। अगला, वर्क स्टैंडर्ड्स, यानी हर कोई चाहता है भाई, हर कोई कंपनी चाहती है जितना वर्किंग आवर गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जैसे कि एक दिन में एक बंदे को 8 घंटे काम करना है तो कम से कम इतने काम करने के लिए तो वर्कर मिल ही जाए, ठीक है। हाँ जी, तो वर्किंग स्टैंडर्ड्स काम करने के लिए जो वर्कर मिलने चाहिए थे वो कौन हेल्प करता है मिलने के लिए, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस से पता चलता है कि कितने वर्कर हमें चाहिए, कितने वर्कर की जरूरत है, तो फिर कितने वर्कर हमें लाने पड़ेंगे, और जितनी सारी जो एप्लीकेशन आई है इनमें से कितने वर्कर को हमको रखना चाहिए। हाँ जी, बेसिकली एचआरएम जो काम करता है ना उस काम करने को बोलते हैं जॉब एनालिसिस। सुनिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपने सुना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है ह्यूमन को डेवलप करना पूरे तरीके से। और ह्यूमन को डेवलप किस तरीके से किया जाएगा, हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के थ्रू, यानी कि एक प्रोसेस होती है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जिसमें क्या होता है ह्यूमन को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और उस प्रोसेस में जो जो काम किए जाते हैं उन एक्टिविटीज का नाम क्या है, जॉब एनालिसिस। आसान भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं फिलहाल से। अगला टॉपिक आता है, हाँ जी, तो वर्किंग स्टैंडर्ड्स हो गया। अगली चीज आती है मिसलेनियस की है, बाकी जो छोटे मोटे काम रह गए उसके लिए क्या किया जाता है, जॉब एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि किस वर्कर को कितनी सैलरी देनी है, किस वर्कर को कितने काम करना है, किस वर्कर को कितने क्या बोलते हैं ब्रेक्स देने हैं बीच में। समझ में आया? अलग तरह के वर्कर होते हैं भाई, जैसे कुछ हार्ड वर्किंग वर्कर है, जैसे मान लो जिनका फिजिकल वर्क ज्यादा है, जो मेहनत ज्यादा करते हैं, वजन उठाते हैं शरीर के ऊपर, पूरी ज्यादा मेहनत करते हैं, पसीने पसीने में चूर होते हैं। तो ऐसे लोग जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं ज्यादातर, इनको क्या करना चाहिए, मान लो 4 घंटे काम करवा लिया, 4 घंटे के बाद 1 घंटा आराम करने के लिए दे दो, या फिर आधा घंटा लंच करने के लिए दे दो। आसान है भाई, हाँ जी। तो इस तरीके से क्या हो जाए, वो रिफ्रेश हो जाएंगे पूरे तरीके से, उनका फिजिक्स जो है, जो उनका शरीर है वो थोड़ा सा आराम हो जाएगा। आसान है। लेकिन उसी जगह पे अगर क्या बोलते हैं दूसरी जगह कोई मेंटली काम कर रहा है, जो दिमाग से काम कर रहा है, तो वहां पे भाई दिमाग चलते थे ना मुश्किल से 1-1.5 घंटा काम करता है, उसके बाद बोर हो जाता है सर। समझ आया? इस वजह से जो हम वीडियो की ड्यूरेशन रखते हैं वो 45 मिनट या फिर 50 मिनट के आसपास रखते हैं। बस ये वाली जो वीडियो वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है भाई।
तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई बीच में पॉज कर करके देख लेना वीडियो, ठीक है। पहले एक बार देख ली, फिर उसके बाद नूरा फतेह अली खान का गाना सुन लिया आपने जी, हाँ जी। तो और उसके बाद दोबारा वापस आ जाना दोबारा वीडियो पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ज्यादा गाने में सुनना, बस एक या दो गाने बस भाई, इतने से बहुत है, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो वापस आ जाना इस वीडियो पर, क्योंकि हमें मेंटली काम कर रहे हैं, और मेंटली काम करने में क्या होता है भाई, क्या बोलते हैं, 1 घंटा काम करने के बाद माइंड ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। इस वजह से आपने देखा होगा बैंकों में क्या होता है, लोग काम कर रहे होते हैं, 1 घंटा काम कर दिया, फिर उसके बाद चाय पी लो, हाँ जी, थोड़ी देर चाय पी ले, ताकि माइंड क्या होता है, रीसेट हो जाए। ज्यादा लंबा गैप नहीं, आधे घंटे का ब्रेक देते तो वो सुस्ता जाएंगे, नींद आ जाएगी इनको, समझ में आया। तो इस वजह से 15-15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे काम किसके होते हैं, इसमें देखने पड़ते हैं जॉब एनालिसिस में, ठीक है भाई। हाँ जी, बाकी सारा काम किसका होता है, एचआर का होता है। ये छोटे छोटे काम भी जॉब एनालिसिस के अंदर शुरू होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के अंदर फायदे क्या होते हैं। अगर आप किसी मतलब जो वो करता है, एचआर करता है जॉब एनालिसिस, तो जॉब एनालिसिस करने के फायदे क्या होते हैं। पहली चीज, जॉब एनालिसिस करने से एचआर की प्लानिंग स्ट्रांग हो जाती है, समझ में आया। जॉब के बारे में डिटेल में चेक करने से, जैसे एचआर है वो देख रहा है कि इस जॉब के लिए इतने बंदे की क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और यहां से ये बंदा लेके आऊंगा मैं, इंटरनल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर जो भी होगा मैं वहां से लेके आऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर एचआर की जो प्लानिंग है ये स्ट्रांग होने में या फिर बढ़ाने में हेल्प करता है कौन, जॉब एनालिसिस। अगर आपको जॉब के लिए पता है तो फिर एचआर प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है, सिलेक्शन में हेल्प करता है, प्लेसमेंट में हेल्प करता है। सिंपल है, हाँ जी। अगर आपको जॉब के बारे में पता है किस तरीके का काम करवाना है हमें, तो आप कर लोगे आराम से, रिक्रूटमेंट भी, सिलेक्शन भी और प्लेसमेंट भी, और उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमको किस तरीके का काम करवाना है। तो आपको ये भी पता होगा कि हमें उस काम के लिए किस तरह का इंसान चाहिए। जैसे मेरे को अकाउंटेंट का काम करवाना है, तो अकाउंटेंट के लिए तो मैं सीए को हायर करूँ या फिर अकाउंटेंट को हायर करूँ, ये तो नहीं है डॉक्टर को हायर कर लूंगा अकाउंटेंट के काम कर लिए। तो मेरे को वो पता है कि किस तरह के बंदों को हायर करना है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है उस चीज के लिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, सिलेक्शन में, प्लेसमेंट में, रिक्रूटमेंट में, हर चीज में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है जॉब एनालिसिस करने के बाद। तो अगली चीज क्या होती है, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब की इवैल्यूएशन भी हो जाती है इससे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिससे उनकी क्या होती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसमें अगर मान लो मैं 9 सीए को वैसे ही काम करने के लिए रख दूं और क्या बोलते हैं प्रोफेशनल काम, तो वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर मैं प्रोफेशनल को कर घुमा प्रोफेशनली काम करने के लिए, तभी क्या हो पाएगा, परफॉर्मेंस हमारी क्या हो पाएगी, बढ़ पाएगी, ठीक है। जिससे आप एनालाइज भी कर पाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है या फिर बेकार चल रही है। आगे चलते हैं, जॉब डिजाइन। आपको जॉब डिजाइन करने में भी हेल्प करता है कौन, जॉब एनालिसिस। जैसे आपको चाहिए भाई कोई अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट देखा आपको क्या बोलते हैं, किस लेवल का चाहिए, आपने मेंटेन कर लिया सब चीज, लेकिन आप चाहते हो भाई क्या बोलते हैं, ये अकाउंटेंट जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से, शायद हमारी कंपनी बड़ी है तो हमें अकाउंटेंट के तौर पे हमें सीई को रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो सीई को रखना है तो फिर उसके लिए आपको अगर चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, जॉब का डिजाइन बनाना पड़ता है कि किस तरह का, किस लेवल का आपको अकाउंटेंट चाहिए होगा। डिजाइन करने में हेल्प करता है क्या, जॉब एनालिसिस। तो एचआर की जरूरत होती है डिजाइन करने के लिए भी। सेफ्टी एंड हेल्थ, तो सेफ्टी और हेल्थ में भी जरूरत होती है किसकी, जॉब एनालिसिस की, और जो कि कौन कर पाएगा, एचआर कर पाएगा। तो भाई सेफ्टी और हेल्थ के लिए लोगों की ध्यान रखने का काम कौन करता है, एचआर करता है। मतलब जितना भी काम करता है एचआर, वो सारा का सारा काम क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस। आसान है। तो वो करता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, और जितना भी काम करता है उस मैनेजमेंट के अंदर, जितना भी काम करता है उस प्रोसेस के अंदर, उसको बोला जाता है जॉब अप्रेजल। लोगों को सैलरी देना, वेजेस देना, कुछ भी देना। शुरू होते हैं, अगला टॉपिक आता है भाई, नाम आता है प्रोसेस। किस तरीके से हम जॉब एनालिसिस करेंगे, पहचानेंगे कि किस लोग को कितने की जरूरत है, वो सब काम, ठीक है। जॉब एनालिसिस की प्रोसेस क्या होती है, पहला ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो पहले प्रोसेस क्या होती है, पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहचानिए। पहले क्या करना है आपको, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना। भाई मेरे को थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, पीछे आवाज बैकग्राउंड में आ रही है, ठीक है भाई, शायद से। तो ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना पड़ेगा, जॉब को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की किस जगह पे जरूरत है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस प्रोग्राम। अब आपको प्रोग्राम निकालने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके से, ताकि हमारे जॉब में इतने लोगों की जरूरत है, जितने भी लोग आना चाहते हैं वो भर्ती हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड किया गया है, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि हमारी जॉब में कितने कितने लोगों की जरूरत है, या फिर हमारे क्या बोलते हैं फील्ड में कितने लोगों की जरूरत है। तो एक प्रोग्राम निकाला जाएगा। उसके बाद यूज जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन उन प्रोग्राम जो हमने प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें जितनी भी बातें हमने लोगों को बताई है, वहाँ पे लोगों को कलेक्ट बहुत सारे इकट्ठे होंगे जॉब के लिए, तो उनसे जितना भी डाटा आया उस जॉब एनालिसिस प्रोग्राम को क्या करना है, इंफॉर्मेशन को यूज करना है अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। जिनका भी लोगों का डाटा आया है हमारे पास, उसको अलग अलग जगह पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी लोगों ने बोला था कि हमको जॉब चाहिए, देखिए पहला स्टेप क्या था, आपको जॉब पहचाननी है। आपकी कंपनी में कितने लोगों की जरूरत है। जैसे मेरी कंपनी में 2 लोगों की जरूरत है। पहला चीज
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें चाहिए क्या बोलते हैं, खोजकर्ता या फिर साइंटिस्ट की जरूरत है। दूसरे हमें जरूरत है भाई अकाउंटेंट की मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों की जरूरत है, तो पहले में हमने ये चेक कर लिया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, ऑर्गेनाइजिंग जॉब एनालिसिस प्रोग्राम, जॉब एनालिसिस प्रोग्राम हायर करना, यानी कि हमें एक स्टेज लगाएंगे या फिर ज़्यादा वो बड़ा भी नहीं होता भाई, कई बार छोटी कंपनी होती है तो छोटी कंपनी में अपने वर्कर्स ही हो जाता है कि भाई हमें दो लोगों की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिस्ट की जरूरत है, दूसरा एक सीए की जरूरत है, किसी को अगर पता हो तो अपने उसमें से ले आना। इसी को बोलते हैं प्रोग्राम सेट करना, कि प्रोग्राम में बताना कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। आसान है, हाँ जी। फिर उनसे फीडबैक लेंगे, जितने भी लोग हैं उनके पास, वो बोलेंगे हाँ जी मेरे पास एक साला एक भांजा ये जॉब कर सकता है इस तरीके से, तो उनसे ले लिया जाता। हाँ जी, यूज जॉब एनालिसिस प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। अब इन इन्फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, इनकी ये जो इन्फॉर्मेशन आ गई उनके बारे में चेक करेंगे, क्या इंसान ठीक है या फिर ये काम करने के लायक है या फिर नहीं, क्वालिफाइड है या नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें। सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, अब हमें क्या करना है, उनमें से जो बेस्ट लगता है उनके कागजों में से उनको एक को बुला लेंगे, उससे मतलब क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि भाई आपको आ जाना है इंटरव्यू देने के लिए। अंडरस्टैंड जॉब डिजाइन, अब आपको जॉब डिजाइन के बारे में क्या करना पड़ेगा, जब वो आएगा इंटरव्यू देने के लिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जॉब डिजाइन के बारे में समझाना पड़ेगा। उसके बाद उससे बोलेंगे भाई अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, यानी हम उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे उनका, और उसके बाद डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, अब उसको जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरी दे देंगे, यानी कि उसकी जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर और उसकी सैलरी पैकेज, ये सब बात कर लेंगे उसकी, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद प्रिपेयरिंग एक जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन तैयार कर देंगे जॉब की, यानी कि स्टेटमेंट बना के उसको दे देंगे और उसकी साइन वाइन करवा के अपने पास रख लेंगे, ताकि वो कल से आगे आ पाए जॉब करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो जॉब अप्रेजल के अंदर ये सारे काम किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, जॉब अप्रेजल की। आगे चलते हैं भाई, अगला टॉपिक आता है टेक्निक्स ऑफ जॉब अप्रेजल। किस किस तरीके से आप जॉब अप्रेजल कर सकते हो, काम में चलते हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। जॉब अप्रेजल की टेक्निक्स, पहला जॉब अप्रेजल कैसे होता है, जॉब परफॉर्मेंस चेक करके, क्या करके, जॉब परफॉर्मेंस चेक करके। भाई जितना भी काम है आपके पास, जितना भी काम कर रहे हो आप, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते जाओ, जॉब अप्रेजल अपने आप हो जाएगा। जॉब अप्रेजल होता ही क्या है, जॉब अप्रेजल मतलब होता है बिजनेस के अंदर जितना भी आप काम कर रहे हो उसको बोला जाता है जॉब अप्रेजल। और वो कैसे चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक कर लो उनकी काम की, आसान है ना, ठीक है भाई। अगला चीज आती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप खुद जाके लोगों के पास देखो वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो लोगों की बार बार, तो क्या होगा भाई इससे, हाँ जी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन रख रहे हो तो इससे क्या होगा भाई, हाँ जी, आप अपना काम कर रहे हो, यानी एचआर अपना काम कर रहा है, उसका काम ही क्या होता है, बार बार लोगों पर नजर रखना, ऑब्जर्व करना कि वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो ठीक से कर रहा है तो ठीक है भाई, बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहा तो उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग देख के और सुधारा जाए, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये सब होता है जॉब अप्रेजल के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, अगली टेक्निक क्या होती है, इंटरव्यू करना। क्या, ये मान लो भर्ती आप करने जा रहे हो लोगों की, तो भर्ती कैसे करेंगे उसके बारे में बात करें, तो आप इंटरव्यू करके भी उनकी भर्ती कर सकते हो। आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके भी, जैसे वो बंदा आया उसको देख के रहन सहन, कपड़े वपड़े कैसे हैं, तो उस तरीके से उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जॉब परफॉर्मेंस देखे वो किस तरीके से काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करके उसको काम प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कोई बंदा आया जॉब के लिए, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि भाई वो ठीक काम कर रहा है गलत काम कर रहा है, पहले उसको बैठाया, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर ली, काम करने की, काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैं खड़े खड़े उसको बैठ के देख लूंगा भाई ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उस तरीके से भाई अगर क्या होता है उसके ऑब्जर्वेशन से या फिर पर्सनल ऑब्जर्वेशन से कपड़े वपड़े उसने गंदे पहन रखे हैं या फिर हमारे काम के लिए सूटेबल नहीं है, तो भाई नहीं रखना हमें, ठीक है। अगला चीज इंटरव्यू करके, उसका इंटरव्यू में बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कुछ सवाल है, अगर उसने जवाब दे पाया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं भाई, ठीक है। अगली चीज क्वेश्चनरी के मेथड से, उसका एक टेस्ट ले लेंगे या फिर क्वेश्चन पेपर दे देंगे उसको, जिसमें वो टिक करके भेज देगा, ओ सॉरी भाई, हाँ जी, जिसमें वो टिक करके भेज देगा कि मेरा ये क्वेश्चन था, मेरा ये आंसर था, तो भाई इस वजह से हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमें क्वालिटी चाहिए होंगी वो क्वेश्चन पेपर दे देंगे उसे, हाँ जी। उसके बाद क्रिटिकल इंसिडेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब कि हम उसको एक ऐसे इंसिडेंट में फंसाने की कोशिश करेंगे जिसमें से वो बाहर ना आ पाए, और उसके बाद देखेंगे उस पैनिक के मोड में वो कैसे काम करता है, ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद उसकी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, भाई कैसे वो काम कर रहा है, कैसे करता है, ये रिएक्ट कैसे करेगा अगर बिजनेस में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। अगली चीज लॉग रिकॉर्ड्स, क्या करेंगे, लॉग रिकॉर्ड्स तैयार करेंगे, यानी हमारे पास जितना भी पुराना डाटाबेस है वो सारा का सारा इकट्ठा करेंगे और उसमें से देखेंगे कौन सा ऐसा इंसान है जो हमारे इस काम के लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। आसान था भाई, हाँ जी। तो यहाँ पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक, तो शुरू करते हैं लास्ट का छोटा सा टॉपिक रह गया और आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई, फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही है, बाकी कर दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है, आवाज में कर दिया आराम से, ठीक है। अभी वीडियो देखो, हाँ भाई, जिसको नोट करना है नोट कर लेना फटाफट से, फिर आगे चलते हैं।
हाँ भाई, तो शुरू करते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर को फटाफट से, क्योंकि लास्ट का टॉपिक आ गया है और बस थोड़ा सा ही रह गया चैप्टर, ठीक है, बस इतना सही है और आपका खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। जल्दी से आपने इतना देर वेट किया तो थोड़ा सा और वेट करिए और फटाफट से आपका चैप्टर खत्म, आपका सारा चैप्टर पूरी तरीके से, ठीक है। मैं मानता हूँ भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर, मगर भाई करनी पड़ेगी, क्या बात है ना भाई, तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है भाई जॉब डिस्क्रिप्शन। बात क्या आती है? जॉब डिस्क्रिप्शन। अब समझिए ध्यान से, जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है। अगर कोई कंपनी जॉब इशू करना चाहती है या फिर किसी को जॉब प्रोवाइड करना चाहती है तो एक पर्चा बनाएगी, एक डॉक्यूमेंट बनाएगी जिसके अंदर लिखा होगा ये जॉब है, इसका ये नाम है, इस टाइटल पे ये लिखी हुई है, आपको ये, और उसका डिस्क्रिप्शन यानी वो किस तरह की जॉब है, आपको कैसा काम करना पड़ेगा उसके अंदर, आसान है, हाँ जी। और उसके बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी आपकी एक्सपेक्टेड नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें लिखा होगा कि आपको किस एनवायरनमेंट में काम करना है। ये सारी चीजें किसके अंदर लिखी जाती हैं भाई? जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है? इट इज ए फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट जॉब एंटाइल्स, यानी कि उस जॉब के अंदर आपको क्या काम करना है उसका एक फंक्शनल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। आसान है, हाँ जी। तो चालू करते हैं। कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर होता क्या लिखा है, समझिए। अब जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखते हो आप, उसी को बोलते हैं भाई जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में होता क्या है? पहली चीज जॉब का नाम लिखा होता है उस पेज में, दूसरी चीज जॉब की समरी होती है, अगली चीज जॉब की ड्यूटीज, यानी आपको वहां पे पहुंच के क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें संभालनी पड़ेंगी, वो चीजें उसके अंदर लिखी होती है। वर्क कंडीशंस, कैसा आपको वर्क करना है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं तो वो संभालनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको जो अकाउंटिंग का काम दिया है उसके लिए आपको टैली आनी चाहिए, ये वर्क कंडीशन है, तो इस वजह से आपको वो चीजें किस में लिखेगी? जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट, आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आसपास का माहौल कैसा होगा उसके एनवायरनमेंट के बारे में बता रखा होगा भाई, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंदर लिखी होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी होती हैं। बहुत आसान टॉपिक था, खत्म। अगले चलता है भाई यूजेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आप मतलब क्या क्या यूजेस होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के, तो शुरू करते हैं। पहला, ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन बता देते हो कि हमें यहाँ पे किस किस तरह के काम करवाने हैं और किस किस तरह का काम होने वाला है, तो इससे अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी ग्रेडिंग बनाते हैं कि ये अच्छी जॉब है, ये वाली थोड़ी सी बेकार जॉब है, इसमें एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं मिल रहा है, इसमें एनवायरनमेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ग्रेडिंग कर सकते हो, अलग अलग ग्रेड में बना सकते हो जॉब को, उससे क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग कर सकते हो, ये वाली जॉब अच्छी है, ये वाली जॉब बेकार है, ठीक है। डिफरेंस पता चल सकता है कि कौन सी जॉब ज्यादा अच्छी है, कौन सी जॉब ज्यादा बेकार है। अगली चीज, प्लेसमेंट करने में आसानी होती है, ओरिएंटेशन करने में आसानी होती है, ठीक है भाई, प्रमोशन करने में आसानी होती है। जैसे यूपीएससी वाले जितने भी जॉब कंडक्ट करते हैं उससे अलग अलग पता चल रहा है भाई अच्छी क्वालिटी की जॉब है, एसएससी की थोड़ी लोअर क्वालिटी की जॉब है, सीजीएल वाली थोड़ी ज्यादा मॉडरेट है, ठीक है, ना अच्छी ना ज्यादा बुरी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रमोशन करने में भी हेल्प हो जाती है। ट्रांसफर, अगर आप किसी का ट्रांसफर करना चाहते हो, उसको बोलना चाहते हो तो इस जॉब में जाना है तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जॉब का डिस्क्रिप्शन दे दो कि आपको ये काम करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी है आपके पास, ठीक है, तो वो ट्रांसफर करने में थोड़ा ज्यादा घुस जाएगा कि हाँ भाई अब तो पता है मेरे को जॉब के बारे में कि कैसी जॉब है, मतलब जॉब के बारे में बताना का काम कौन करता है? जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है भाई, हाँ जी। यूजेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थे? अगला ट्रांसफर हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में काम आती है जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन पकड़ा दो भाई, अगर आपको कोई चेक करना है तो इसमें देख लो, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन यानी जॉब के बारे में काम, सारी बातें। उसके बाद वर्क मेजरमेंट, यानी आप पहचान सकते हो कितना आपको काम करना पड़ेगा, कितना नहीं काम करना पड़ेगा, इससे किससे? जॉब डिस्क्रिप्शन से। आगे चलते हैं। इसी की जैसा सिमिलर वर्ड होता है भाई जॉब डिस्क्रिप्शन, मगर थोड़ा सा अलग है। जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन अलग होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या कहता है? ये कहता है किसी जॉब को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, बस वो फुलफिल कर दो, आप उस जॉब को कर सकते हो। सुनिए, आप उस जॉब को करने के लायक हो सकते हो, ठीक है भाई, हाँ जी। तो बस मिनिमम अमाउंट मतलब मिनिमम मेजरमेंट बताता है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पुलिस की भर्ती निकली, ठीक है, बहुत सारी, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या काम है? वो बताता है कि अलग अलग वैरायटी की भर्ती है, जैसे कुछ आईएएस पोस्ट की है, कुछ इंस्पेक्टर की पोस्ट की है, जो कुछ एपी मतलब कि एसीबी की पोस्ट की है, ठीक है, एसआई की पोस्ट की है, कुछ हेड कांस्टेबल की पोस्ट की है, कुछ कांस्टेबल की पोस्ट की है, अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में बताएगा किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब चीजें किसमें लिखी होती हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये बताता है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना वेट, हाइट, रनिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, ये सब किसमें लिखा होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन में। समझिए ध्यान से। It is a document in which state the minimum acceptable human qualities necessary to perform a job। किसी काम को करने के लिए अच्छे तरीके से प्रॉपरली किसी काम को करने के लिए क्या क्या चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसको कौन बताता है? जॉब स्पेसिफिकेशन। आसान था भाई, खत्म। अब बात आता है दोनों में डिफरेंस का और आपका पूरा चैप्टर खत्म। तो डिफरेंस क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन में? जॉब स्पेसिफिकेशन में रोड ऑफ पर्सनल
पैरेलल। यहाँ पे आपसे पर्सनल चीजें मांगी जाती है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, आपको इतना दौड़ना चाहिए, आपको इतने होनी चाहिए केपेबल, आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, आसान है। यानी यहाँ पे बात किसकी होती है, आपके अंदर ये होना चाहिए, समझ में। लेकिन जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन में के अंदर क्या होता है, ये जॉब्स के बारे में बताता है कि इस जॉब में आपको ये मिलेगा, इस जॉब में आपको ये मिलेगा, इस जॉब में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, इस जॉब में आपको ये दिक्कतें हैं, समझ में। इसमें बताता है एक पर्सनल इंसान के बारे में, उसमें बताते हैं जॉब के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन बताई जाती है, एक्सपीरियंस बताया जाता है कि आपको कितना होना चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन, भाई कॉलेज पास करना होना चाहिए, एक्सपीरियंस इतना 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगली चीज ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर 6 महीने की 7 महीने की ट्रेनिंग कर रखी हो, या फिर उसके बाद क्या होता है स्किल्स आपके अंदर कितनी होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो सब चीजें होती हैं। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब का टाइटल होता है, जॉब की लोकेशन होती है कि कहाँ पे आपको काम करना है, समरी होती है जॉब की, किस तरीके का काम करना है, ड्यूटीज होती हैं कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, आसान है। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर 1, कौन सा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का, ठीक है भाई। हाँ जी, जिसका नाम था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आसान था भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से आपकी लगातार वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाकी बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही है जी। हम यहीं पे बैठे हैं, आप भी यहीं पे, ठीक है जी। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी, ठीक है भाई। और अगर आपको नोट्स खरीदने हैं, नोट्स परचेज करने हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी मिनिमम अमाउंट है लगभग 100 के आसपास होगा, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप अगली साल देख रहे हैं तो बढ़ चुका हो शायद, मगर इस टाइम पे तो 100 के आसपास ही है। तो भाई फिलहाल तो आपको अगर नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, ठीक है। कॉल मत करना, कॉल करना ज़्यादा अच्छा रहता नहीं है कि भाई कभी भाई बिजी मिल सकता है, कुछ मिल सकता है। हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है पहला चैप्टर। भाई बहुत आसान था और क्या बोलते हैं, हमने जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन चैप्टर बड़ा है, वीडियो बड़ी बनानी है, तो इस वजह से भाई थोड़ी बड़ी बनी है वीडियो, ठीक है। हाँ जी, और जो आपको अगर चाहिए और छोटा, यानी कि आप और छोटा भी मिल जाए, तो भाई आप नोट्स के अंदर देख सकते हो। नोट्स के अंदर मैंने बहुत ही ब्रीफ में करके डाल रखा है, ठीक है जी। हाँ जी, पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते के साथ ही, ठीक है। तो बस आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय।